तो नमस्कार और जय हिंद। साहित्य वैराज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और FCRA यानी कि जो पिछले कई दिनों से जो जो बवाल मचा हुआ है जिस बिल को लेकर, आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली FCRA बिल के रिगार्डिंग। क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके में वो 10 मेजरली जो 10 चेंजेस FCRA बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और ये FCRA बिल है क्या, सबसे पहले आपको कोशिश करेंगे बताने की कि FCRA बिल है क्या। उसके बाद ये जो सबसे बड़ा चैलेंजेस इसके अंदर क्या थे कि गवर्नमेंट इसको चेंज करने के लिए और इसको रिफॉर्म करने के लिए अमेंडमेंट लाई। और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन कौन से बड़े 10 चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल आउटरीच स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इस बिल के अंदर लाया देखा जा रहा है। उनके कांग्रेसमैन जो कि वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, वो इस पर कह रहे हैं कि भाई इंडिया के बायलेटरल जो रिलेशनशिप है USA के साथ, वो खत्म हो जाएगी इस बिल के आने से। और एट द एंड हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर इस चीज़ को लेकर क्या कंसर्न था। और फिर आपको बहुत आसानी से इस वीडियो को समझ में आ जाएगा कि FCRA बिल है क्या। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि FCRA बिल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो FCRA है यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इसकी मीनिंग जो इसका फुल फॉर्म है ना, उसी में इसकी आधी मीनिंग छुपी हुई है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले सरकार इसको इंट्रोड्यूस करती है अप्रैल के समय, मार्च अप्रैल के समय, की कहती है कि भाई हम आने वाले समय कि जून एंड तक, या फिर एक टेंटेटिव डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि हम इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। और जितने भी इंडिया के अंदर चल रही NGOs हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा FCRA लाइसेंस दिया गया है, उन NGOs को इस बिल के अंदर रेगुलेट करेंगे। अब कैसा रेगुलेट करेंगे, आइए आपको जानते हैं। सबसे बड़ा इस बिल के अंदर क्या चेंजेस किया गया है। तो इसके अंदर अब लोग देखिए, भ्रांतियां बहुत फैलती हैं। लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर जो चेंजेस है वो डोनेशन को लेके है। तो भारत सरकार ने सबसे पहले ही क्लियर कर दिया। मैं इसके नीचे जो जो एक्चुअल FCRA बिल के अमेंडमेंट्स हैं, जो कि डॉक्यूमेंट भारत सरकार के द्वारा एज ऑफ जो कि प्रस्तुत किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, वो मैं लगा दूंगा, आप देखिएगा उसके अंदर। तो सबसे बड़ा इसके अंदर लोगों का था कि भाई डोनेशन जो आए थे उस पर ये कह सकते हैं अफेक्ट करेगा। लेकिन सरकार ने क्लियरली कहा कि ये डोनेशंस को नहीं अफेक्ट करेगा। ये डोनेशंस जो आ रही हैं उसके लिए नहीं है। ये बिल स्पेशली लाया गया है कि उन डोनेशंस के बाद जो एसेट्स बनती हैं उसको कंट्रोल कौन करेगा, स्पेशली उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसको रेगुलेट कौन करेगा, ये बिल उसके लिए स्पेशली बनाया गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक डाटा इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके सामने। ध्यान से सुनिएगा। 2019 से 22 के बीच में 13,000 से अधिक NGO जो कि भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस थे, उनके उनको कितना पैसा आया होगा, आप इमेजिन करके देखिए। 55,000 करोड़ से अधिक पैसा। आप सोच नहीं सकते कि 55,000 करोड़ से अधिक पैसा इन 13,000 से अधिक NGOs में आया है। मतलब एनुअली अगर आप अंदाजा लगाएं तो 18,000 करोड़ से अधिक पैसा हर साल इन NGOs के अंदर आया है। और किस लिए आया है उस पर हम आगे बात करते हैं। एक और डाटा आपके सामने रखता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के अंदर 16,000 से अधिक NGOs थी, जिनके अंदर हर साल, मतलब पिछले एक साल के अंदर यानी 24 और 25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अकेले 22,000 से अधिक रुपया एक साल के अंदर इन NGOs के अंदर आया है। अब आप सोचिए कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा आ रहा है, इसका यूजेस क्या क्या होता होगा। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इतना अधिक मात्रा में पैसा अगर किसी कंट्री के अंदर केवल और केवल NGOs के थ्रू लाया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इन पैसे का होता क्या होगा। और क्यों ना सरकार इनको रेगुलेट करे, क्योंकि अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो इन पैसों का गलत उपयोग भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कि कैसे मणिपुर के अंदर इंसर्जेंसी क्रिएट की गई, मणिपुर के अंदर किस तरह से एक जो बैटल फील्ड बना के रखा गया है इन मिशनरी पैसों के द्वारा, किस तरह से रिलीजियस कन्वर्जन एक बहुत बड़ा हमारे लिए थ्रेट बनता जा रहा है इस कंट्री के लिए, जहां इन पैसों का उपयोग करके मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटीज को यानी ST कम्युनिटीज को किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है पॉवर्टी हटाने के नाम पर, उस पर हम बात करेंगे। तो आप इस डाटा से शॉक हो पा रहे होंगे कि पिछले एक साल में, यानी 24-25 का ही डाटा है, 22,000 करोड़ से अधिक रुपया आया है। और आप सोचिए कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आया है। सबसे ज्यादा पैसा आने वाला पहला देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका इतना ज्यादा पैसा भारत को दे रहा है। दूसरा, और अभी आएंगे एक चीज और इसके ऊपर, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। और तीसरा आप शौक हो जाएंगे, जर्मनी। जर्मनी इंडिया को इतना सारे NGOs के रूप में पैसा देता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे या जर्मनी के लोग थे, चांसलर वगैरह जो पॉलिटिशियन थे, वो बार बार कंसर्न रेज कर रहे थे कि भाई फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है, क्या भारत सरकार क्या कर रही है। तो अब आप सोच पा रहे होंगे कि किस तरह से ये पैसे जो आ रहे थे वो कहाँ उपयोग हो रहे थे और किस तरह से उनका यूटिलाइजेशन हो रहा था। अब आते हैं इसके जो मेन पार्ट है। मेन पार्ट क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस लाए। भाई चेंजेस जानना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि भ्रांतियां इस लेवल पे लोगों ने फैला रखी है और लोग कई सारी चीजों को मतलब एक
अगर आप गवर्नमेंट के नैरेटिव के खिलाफ हैं, दैट्स सो फाइन, दैट्स सो गुड, दैट बिकॉज यू वर्क to oppose the government, you work to say something about the government. Lekin when it comes to the country and when it comes to the people of our country, we must have to stood up with the country and with the forces which is whose those are प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री। स्पेशली मैं एफसीआर बिल के टर्म में कह रहा हूँ, क्योंकि इन पैसों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है अभी आप थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा विजुअल्स में कि कैसे इन पैसों का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले जो सबसे पहला इसके अंदर चेंजेस लाया गया था ना, गवर्नमेंट ने वो किया कि अब जो भी पैसे आएंगे ना, एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई। सबसे पहला चेंज क्या है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। और ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है, इसकी बहुत ज्यादा अपोज किए जा रहे थे। ये है क्या, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी? तो आप समझिए चीजों को। पहले क्या होता था कि जब भी कोई एसेट या जब भी कोई एनजीओ के अंदर पैसा आया, उस पैसे का उपयोग हुआ और बाद में इन फ्यूचर कभी उस एनजीओ का लाइसेंस रद्द हो गया या एनजीओ बंद हो गया या एनजीओ पे केसेस हो गए, तो उन एसेट्स का क्या होता था भाई? उन एसेट्स को कौन ऑन करता था? या फिर बाहर की ही अथॉरिटीज उसको ऑन करती थी या फिर इंडिया के अंदर जो लोग थे वो ऑन करते थे? तो सरकार ने कहा कि भाई एनजीओ का मतलब क्या है। यू सबसे पहले एनजीओ का मीनिंग आप डिफाइन करिए। एनजीओ हैज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सरकार इस पर कंट्रोल नहीं करेगी। गैर सरकारी संस्था है। अब गैर सरकारी संस्था करती क्या है? तो भाई कहीं हॉस्पिटल बनाएगी, कहीं 50 तरह की रिस्पेक्टिव ऑफ एनजीओ वो क्या काम करती हैं। अब सरकार ने कहा कि भाई जिस गैर सरकारी संस्था जो आपने बनाया उसका लाइसेंस या तो रद्द हो गया या सस्पेंड हो गया या खत्म हो गया, तो उसके एसेट्स का क्या होगा? भाई वो गैर सरकारी है, लेकिन अब जब उसका उपयोग गलत तरीके से होने लगा तो सरकार क्या करेगी? उसको अपने कंट्रोल में लेगी। तो सरकार ने कंट्रोल में नहीं, उन्होंने कहा कि हम एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएंगे। अब ये अथॉरिटी करेगी क्या? जो भी उस इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन टर्म सरकार यूज करते हुए आ रही थी कि एसेट्स सिंपली वेस्टेड इन एन अथॉरिटी। यानी कि इस टर्म का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि जो सरकार कह रही है कि मैं एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाऊंगा और जब किसी एनजीओ का सस्पेंड हो जाएगा, उसका लीगल राइट्स खत्म हो जाएंगे या उसके एफसीआरए लाइसेंस खत्म हो जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो उसका जो एसेट होगा ना वो लीगली ट्रांसफर होगा उस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास। मीनिंग समझिएगा, ये वेस्टेड का मतलब यही है कि लीगली ट्रांसफरिंग एनी एसेट और एनीथिंग टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। सरकार कह रही है कि भाई अब हम इसका कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अब इसका कोई मीनिंग रहा नहीं, क्योंकि सारे इसके जो लाइसेंस थे वो खत्म हो गए, जो डोनर्स थे वो खत्म हो गए। तो इसका अगर कल को कोई आता है वापस फिर से क्लेम करता है तो सरकार देगी उसको। इसके लिए भी आगे सरकार ने बात की है। तो सरकार ने कहा कि हम एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएंगे, जो भी इस चीज को, जो ये एसेट्स हैं उन सारी चीजों को लीगली ट्रांसफर करेंगे उस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास। वो अथॉरिटी इन सारी चीजों का कंट्रोल रखेगी, रेगुलेट करेगी। ये सबसे पहला चेंज। और सबसे ज्यादा थ्रेट लोगों को इसी चीज से, क्योंकि पहले एनजीओ के पैसे आते थे, फिर बाद में किसी प्राइवेटली ऑन चला जाता था। एनजीओ के नाम पे बाहर से पैसा आया, फिर बाद में कोई और आदमी ले लिया उस चीज को और वो राजा बन गया या अपने उसको अपने इंडिविजुअली उस चीज को यूज करने लगा। पहली चेंजेस ये थी। दूसरा, सरकार ने कहा कि एसेट्स कैन बी टेकन ओवर। मैं प्रॉपर टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ क्या है भाई इसका मतलब। सरकार कह रही है कि अगर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, इन केस कैंसिल हो गया, सस्पेंड हो गया, एक्सपायर हो गया या रिन्यू नहीं हो पाया, तो सरकार क्या करेगी? उन सारे एसेट्स को टेकन ओवर कर लेगी। अब ले लेगी, कैसे लेगी? तो वही जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सरकार ने बनाई है वही अथॉरिटी उन सारे एसेट्स को लेगी, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। दूसरा, तीसरा इसके अंदर जो सबसे बड़ा रिफॉर्म था, गवर्नमेंट कैन मैनेज एनजीओ एक्टिविटीज। एसेट्स को ही नहीं, उनकी एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करेगी? कि भाई देखिए, सुपरवाइज करेगी कि भाई क्या हो रहा है, इन पैसों का कहाँ तुम उपयोग कर रहे हो। उनको प्रिजर्व कर सकती है अगर इनके सारी चीजें खराब हो गई या लीगल राइट उसके खत्म हो जाए, मेंटेन करेगी। और जो कि कंटिन्यूअस एक्टिविटीज हो रही है उन पर रेगुलेट करेगी। और एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट कर सकती है इसके अंदर कि भाई अगर उस एनजीओ का कोई लीगली नहीं रह चुका है, फिर एनजीओ के लाइसेंस रद्द हो गए, तो सरकार अपने तरफ से एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएगी, फिर उसके अंदर एक लीगल एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगी, वो इन सारी चीजों को कंट्रोल और रेगुलेट करेगा। ये थी 3 चेंजेस। चौथा इसके अंदर सबसे बड़ा ये था ना कि परमानेंट वेस्टिंग होगी इसके अंदर। परमानेंट वेस्टिंग क्या है? जो मैंने वेस्टेड समझाया टर्म ना, उसका मीनिंग ये था कि लीगली ट्रांसफर करना है। अब इसके अंदर अगर किसी एनजीओ का, मैं इसीलिए एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि अगर किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाया है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, वो कभी फ्यूचर में भी रिन्यू नहीं करा है, तो जो उसके एसेट्स थे ना, मतलब एसेट्स में यानी मनी हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, तो गवर्नमेंट उसको परमानेंटली एक्वायर कर लेगी उसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के थ्रू। और परमानेंटली वेस्टिंग होगी उसके एसेट्स की। परमानेंटली वेस्टिंग मतलब कि उस जो भी एनजीओ के एसेट्स थे उसको सरकार अपने पास परमानेंटली ले लेगी। ये थी परमानेंटली वेस्टिंग। ठीक है। और बाद में अगर सरकार चाहेगी तो उसको बेच भी सकती है, और जो कुछ भी सरकार उसके साथ करना चाहेगी वो करेगी। ठीक है। अगला 5वां ये था कि न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सर्टिफिकेट सीज्ड। अब ये क्या था? जो सर्टिफिकेट सीज है, पहले क्या होता था कि किसी सर्टिफिकेट
एक्टिव होगा या तो एक्सपायर्ड होगा। पर अब सरकार ने कहा कि सर्टिफिकेट जो होगा वो सीज, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका मीनिंग ये है, सिंपल सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ कि सब पहले होता था कि आपका लाइसेंस है, एक्टिव है, लाइसेंस नहीं है, एक्सपायर्ड है, ठीक है। अब सरकार ने कहा कि इसके अंदर हम आपका रजिस्ट्रेशन तो एक्सपायर्ड हो गया है, लेकिन रिन्यूअल भी आपका एक्सपायर्ड हम कर दे रहे हैं, या रिन्यूअल भी रिफ्यूज कर दे रहे हैं सरकार। मतलब समझिए कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया, मान लीजिए 1 साल की रजिस्ट्रेशन थी, वो एक्सपायर हो गया, लेकिन आप जब रिन्यूअल करने गए तो आपका सरकार ने रिन्यूअल को रिफ्यूज कर दिया। मान लीजिए आप किसी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर या गैर संवैधानिक कार्य में लिप्त पाए गए, तो सरकार ने आपको जो रिन्यूअल था वो भी रिफ्यूज कर दिया। एक ये था। छठवां, सरकार ने इसके अंदर बताया कि जो मिक्स्ड फंडिंग एसेट्स होंगी उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगी सरकार। स्पेशली मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल बनता है, एक XYZ हॉस्पिटल। उस XYZ हॉस्पिटल को 50% उस हॉस्पिटल बनाने का जो खर्च है या जो हॉस्पिटल है वो 50% इंडियन एसेट से बनता है, जो कि डोनेटेड किया गया था उस एनजीओ के थ्रू, और 50% जो बाहर से फंडिंग आई थी, फॉरेन फंडिंग आई थी, उस फंडिंग का यूज करके इस बिल्डिंग और हॉस्पिटल को बनाया जाता है। अब इसके अंदर सोचिए, सरकार कह रही है कि अगर इन एनजीओ का अगर फ्यूचर में मान लीजिए लाइसेंस कैंसिल हो गया या ये सीज हो जाती है या इनके सस्पेंड कर दिया जाता है, इनका लाइसेंस FCRA, तो उस केस के अंदर ओनली, मैं इसके टर्म्स पढ़ दे रहा हूँ, कि आइडेंटिफाइबल इंडियन फंडेड पोर्शन को रिफंड करेगी या सरकार देगी, अगर वो सारे एसेट्स आपके पास, उनके अकाउंट्स, उनके बैलेंस शीट या उनकी, जैसा मान लीजिए जो बिल्डिंग बनी है दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल, मान लीजिए XYZ हॉस्पिटल जो था, उस हॉस्पिटल को बनाने में 50% पैसा इंडियन का लगा, 50% फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आया डोनेशन के थ्रू, उस एनजीओ के पैसे के थ्रू लगा। अब अगर एनजीओ कल को कहे कि भाई ये 50% जो पैसा था, मान लीजिए 3 बिल्डिंग वाले बोला, जो जो एनजीओ का ऑनर था या जो एनजीओ चला रहा था, उन्होंने बोला कि भाई, एनजीओ क्लेम करती है कि जो एक बिल्डिंग बनी है इस हॉस्पिटल की वो भारतीयों के पैसे से बनी है, यानी कि इंडियन ओनली। क्या लिखा था इसके अंदर कि आइडेंटिफाइबल इंडियन फंडेड पोर्शन, तो वो पैसा क्या करेगी सरकार, दे देगी वो पैसा। इट कैन बी प्रूवन, देन गवर्नमेंट कैन दे सकती है उन लोगों को, या फिर एनजीओ को वापस कर देगी ये पैसा।